शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हैं नीरज पटेल, नेशनल जनमत। आप सब जानते हैं लखनऊ को इन्होंने अपना अड्डा बना रखा है और लगातार देश भर के जो SC ST OBC माइनॉरिटी है उसके मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जब उसके साथ समाज नहीं खड़ा होता है वो आदमी अकेला पड़ जाता है। सोचिए, अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाता है, वो भी पत्रकारिता को लेकर नहीं, मर्डर केस के आरोप में, और उसको जमानत मिल जाती है क्योंकि उसको सत्ता बचाती है। क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के जो पत्रकार हैं, जो जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, क्या उनको उनके समाज के नेता गलत पर नहीं सही पर साथ हैं कि नहीं? यही सब विषय पर बात करने के लिए हम आज लोग जमा हुए हैं। नीरज, पहले तो बधाई हो आपका चैनल के लिए और नेशनल दस्तक से बात करने के लिए भी शुक्रिया। कैसा रिस्पांस मिल रहा है और आगे क्या रणनीति है आपकी? सबसे पहले तो मैं एक ये बात को करेक्ट कर देता हूँ, सत्ता के लोग नहीं बचा रहे थे, विचारधारा के लोग बचा रहे थे। मतलब हमें तमाम सारे लोगों को नेगेटिव एलिमेंट के अलावा ये भी सोचने की ज़रूरत है कि अर्णव गोस्वामी के साथ जो लोग लगे हुए थे वो उसकी विचारधारा की वजह से थे। तमाम सारे सत्ता में बैठे हुए लोग हों या सत्ता से बाहर बैठे हुए लोग जो उसके जेल से निकलने के बाद उसके समर्थन में नारे लगा रहे थे, वो तमाम सारे वो लोग थे जो नफरतवादी विचारधारा को अपनाते हैं, नफरतवादी विचारधारा को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ जो तमाम सारे ऐसे लोग जो वंचित वर्गों की आवाज़ उठाते हैं या ये कह लें कि वास्तविक में जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों हैं उनको उठाते हैं, चाहे आप हों, चाहे मैं हों, या देश भर में तमाम सारे अन्य पत्रकार जो जोखिम लेकर के इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर एक गैप है। जिस तरीके से उनकी विचारधारा के लोग उनके समर्थन में आते हैं, उस तरीके से अपनी विचारधारा के लोग, यानी कि इस देश से नफरत को खत्म करने वाली विचारधारा के लोग उतने लेवल पर समर्थन में नहीं आते। निश्चित तौर पर आते हैं, नहीं आ रहे होते तो हम और आप इस तरीके से नहीं बोल पा रहे होते। आते हैं, लेकिन अभी भी वो रेशियो काफी कम है। हम ये मानते भी हैं कि कम इसलिए भी है कि अगर कम नहीं होता तो हम आपको काम क्यों करना पड़ता। लगातार अपनी कोशिश जारी रखनी है, सकारात्मक रहना है, और आज संख्या भले ही कम है लेकिन आगे बढ़ते हुए समय में बहुजन विचारधारा के चैनल्स भी ज्यादा होंगे, लोग भी ज्यादा होंगे, और उनको प्रोटेक्ट करने वाले एडवोकेट्स भी ज्यादा होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता भी ज्यादा होंगे। नीरज, जो आपने नेशनल दस्तक जब शुरू किया था तो लगा था कि इस तरह का रिस्पांस मिलेगा, लोगों का समर्थन मिलेगा। कम से कम लोग तो समर्थन कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? और जिस तरह से लगातार धमकियां मिलती है, जिस तरह के लीगल नोटिस सर्व होते हैं, उससे कई बार डर भी लगता है, लेकिन उससे कैसे पार पाते हैं? मैं बहुत सकारात्मक रहता हूं इस मामले में कि जब मैं नौकरी कर रहा था, उस नौकरी के दायरे से जब बाहर निकला, इसमें मुझे कोई कहने में दो राय नहीं है। ये इंटरव्यू मेरा आप कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। नेशनल दस्तक ने तमाम सारे लोगों को राह दिखाई थी। ये कहा था कि अगर आप किसी संस्थान में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। मुझे ये स्वीकार करने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि नेशनल दस्तक उस समय मेरे लिए एक मॉडल था कि ये अगर ऐसा कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम बाहर निकल करके इस तरह से कोई चैनल शुरू कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि बहुजन संसार इतना बड़ा है कि अभी भी किसी को किसी से कोई कंपटीशन मानने की जरूरत नहीं है। अभी भी सैकड़ों लोग आ सकते हैं इस संसार में, अपना स्थान बना सकते हैं, लोगों के बीच में पहुंच सकते हैं। डर और भय की बात है तो जैसा आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, यूपी पुलिस की तरफ से एक नोटिस मेरे पास है, दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑलरेडी नोटिस भेजा गया है। लेकिन उस नोटिस को अगर आप एक पॉजिटिविटी के तौर पर देखते हैं तो ये पाते हैं इसका मतलब हमारी आपकी कोई वैल्यू है, हमारे आपके वीडियो देखे जा रहे हैं। सिर्फ हम आपको यूट्यूबर ना माना जाए। मैं तो कभी नहीं मानता कि नेशनल दस्तक, नेशनल जनमत या और इस तरह के संस्थान जो काम कर रहे हैं उनको मैं यूट्यूबर की श्रेणी में रखा जाए। हम तमाम सारे लोग एक्चुअल पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि जनता की जो बात है, जो आवाज, ये तथाकथित मेन स्ट्रीम का मीडिया, मेन स्ट्रीम बनाता कौन है? जनता बनाती है। जनता ने तय किया है कि मेन स्ट्रीम आज हम हैं। इसलिए मैं उस मीडिया को कहता हूं तमाम सारे लोगों से, हमारे लोगों में मीडिया लिटरेसी की कमी है। इसलिए मीडिया साक्षरता आने के साथ साथ लोगों को यह समझना चाहिए कि जिसको वो मेन स्ट्रीम कहते हैं वो मेन स्ट्रीम नहीं है, कॉर्पोरेट मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया वही है जो हम आप काम कर रहे हैं क्योंकि जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, बहुजन पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें तो बिहार में भी चुनाव हुआ है, यूपी में इसके बाद चुनाव होना है, इसको कैसे देख रहे हैं? बिहार में जो अभी राजनीतिक हार जीत हुई है उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी निश्चित तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। 31 साल के तेजस्वी, जिनके पिता जेल में थे, इसके बाद भी हम एक चीज का मैं बहुत विरोध करता हूं कि केवल जनता को मूर्ख बता देने से काम नहीं चलेगा। देखिए, जनता जनता है,
नेता नेता है, नेता का मतलब नेतृत्व करने वाला। इसलिए अगर अपने में सुधार लाना है तो सबसे पहले नेतृत्व को सुधार लाना पड़ेगा, नेता को लाना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य जनता से अलग है। अगर जनता को आप मूर्ख कह देंगे, पिछले बार 2015 में भी तेजस्वी यादव की 80 सीटें आई थी, यानी कि सबसे ज्यादा। इस बार भी उस जनता ने, जबकि पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी रही, पूरी ताकत लगी रही, नीतीश कुमार का फेस था, यानी कि एक बड़ा कॉम्बिनेशन था भारतीय जनता पार्टी के पास, इसके बाद भी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को बनवाया जाता है। इसका मतलब लोग उतने मूर्ख नहीं हैं, समझ रहे हैं, लेकिन चूक हो रही है समझने में। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान है एक परिवार और एक जाति से लड़ना। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के लोगों को एक परिवार और एक जाति से लड़ना पड़ रहा है। आरजेडी के खिलाफ जब वो लड़ रहे थे तब भी वो एक परिवार और एक जाति से लड़ रहे थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैश्य समुदाय जो इस बार बहुत डिसीजन मेकिंग रहा, अभी तुरंत में ही खबर आई है कि वैश्य समुदाय से एक डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। अति पिछड़े वर्ग से आने वाली रेणु देवी को, जो वहां की नोनिया जाति से आती हैं, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो सोचिए बीजेपी के लिए लोग लड़ने वाले कितनी जातियां थी। खुद बीजेपी जिसको ब्राह्मणवादी या सवर्णवादी मानी जाती है, सवर्ण उनके पाले में आ गए। संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि एक मैसेज दे दिया गया कि इलेक्शन बाद भी हम आपको महत्व देंगे, और दिया भी। ऐसा नहीं है कि मंगल पांडे या तमाम सारे नेता जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बिहार में, वो नहीं चाहते थे कि हमारे समाज से, हमारी जाति का कोई व्यक्ति डिप्टी सीएम बने। लेकिन बड़े फलक को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब इस मोड में भी आ गई है कि हमें इन किन प्रकार सत्ता में बैठना है, उसके लिए हमें किसी को भी मुख्यमंत्री बनाना पड़े, किसी को भी डिप्टी सीएम बनाना पड़े। इसलिए मेरा अनुरोध है तमाम सारे सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों से, इसलिए क्योंकि हम आप जो बात आज कर रहे हैं, इन बातों को क्रिटिसाइज की तरह मत देखें। इनको अमल में अगर लाएंगे तो आपकी ही सत्ता आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि आपके यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री का पद रिजर्व है, एक ही जाति और एक ही परिवार के लिए, मजबूरी में कहना पड़ रहा है। और इसी वजह से जो भी राजनीतिक दल आगे निकलते हैं, पिछड़े और दलित वर्ग के, वो सब इसी स्टैंडर्ड में निकलते हैं कि उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष फिक्स होता है और जाति फिक्स होती है। तो अगर आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष फिक्स है, आपके यहाँ मुख्यमंत्री फिक्स है, तो इतना बड़ापन ले आइए कि पहले से डिप्टी सीएम घोषित कर दीजिए। जगन मोहन रेड्डी आपके पास उदाहरण है, जिसने 4-4 डिप्टी सीएम बनाए हैं, तो क्यों नहीं बन सकते। तमाम सारी पार्टियों से आने वाले लोगों को जिनको आप मुखौटा कह देते हैं, तो मुखौटों की राजनीति है, तो आपको किसी ने मना नहीं किया है। आपको भी समय को देखते हुए मुखौटों की राजनीति करनी पड़ेगी। यूपी में अभी मायावती जी ने राजभर समाज का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। अखिलेश जी ने कहा कि हम सारे छोटियों पार्टी को एडजस्ट करेंगे। तो क्या इसका बिहार चुनाव का इम्पैक्ट दिख रहा हो सकता है? कुछ गुंजाइश है? बिल्कुल दिख रहा है। किसी का भी विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा कर रहा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। मैं तमाम सारे वंचित वर्ग के लोगों से यह अपील करता हूं कि सामाजिक न्याय केवल अपनी जाति में नहीं ढूंढना चाहिए। पटेल समाज के लोग अगर केवल अनुप्रिया पटेल जब संसद में बोलेंगी तभी एक्टिव होंगे, तभी उनके अंदर का सामाजिक न्याय निकलेगा। यादव समाज के लोग केवल अखिलेश यादव के नाम पर सामाजिक न्याय वाले बनेंगे तो काम नहीं चलेगा। ओम प्रकाश राजभर अच्छा काम करें, बाबू सिंह कुशवाहा काम करें, अनुप्रिया पटेल अच्छा काम करें, मायावती अच्छा काम करें, कोई भी अच्छा काम करे, उसकी आप मुक्त कंठ से तारीफ करिए। तो उससे प्रेशर बनता है कि हमारे लोग अब सोशल जस्टिस को समझने लगे हैं, वो भी अब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार चाहते हैं। मूर्तियों के झुंझुने में और जाति के झुंझुने में उनको मत उलझाइए। एक सवाल नीरज की, सामाजिक बदलाव को कैसे वॉच कर रहे हैं, खासकर SC/ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों में कितना बदलाव दिख रहा है? इतने कठिन समय में, जिस समय में सत्ता की ताकत एक पार्टी के पास निहित है, केंद्र से लेकर के तमाम सारे राज्यों में मजबूत हो गई है, इसके बाद भी लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। तमाम सारे लोग डॉक्टर से, पत्रकारों से, अधिवक्ताओं से निकल करके आ रहे हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव संकेत है। इसका केवल एक माइनस पॉइंट ये है कि समाज का वो तबका जो अपने आप को बौद्धिक मानता है या जिसको सदियों से बौद्धिक माना जाता रहा है, वो तबका उतनी लोगों के सपोर्ट में और समर्थन में आगे नहीं आ पा रहा है। अगर वो तबका सामने आ जाए तो ऐसे लोग हैं जो पीड़ा में है, कष्ट में है, निकलना चाहते हैं, एक दूसरे की लड़ाई को साझा भी करना चाहते हैं। ये एक आखिरी सवाल, जो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट हो रहा है, अब कोशिश हो रही है कि सोशल मीडिया को लिमिटेड किया जाए। अब हजारों करोड़ों लोग जो हैं SC/ST ओबीसी माइनॉरिटी को, जिनके लिए टीवी अखबार में जगह नहीं थी, हम लोगों ने टेलीविजन में नौकरियां भी की है। क्या लग रहा है कि हम लोग सोशली इम्पैक्ट पैदा कर पा रहे हैं? आप क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे बड़ा तो इसका मैसेज ये समझ लीजिए कि अगर हमारे आपके ऊपर, जैसे अभी हमारी आपकी बात हो रही थी, उसी दौरान किसी का फोन आया, निगेटिव फोन आ रहे हैं अगर गाली गलौज करने के लिए, इसका मतलब आप किसी ना किसी को तो परेशान कर पा रहे हैं। हमारे आपके जैसे लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, इसका मतलब हम लोग कुछ इम्पैक्ट
छोड़ पा रहे हैं। अभी हाल में जो मुझे नोटिस मिला वो एक बहुत ताकतवर संस्था द्वारा दिया गया है। इसका मतलब हम लोग ताकतवर लोगों को परेशान भी कर पा रहे हैं, और सिर्फ परेशान नहीं कर पा रहे हैं, पॉजिटिव वे में हम लोगों को ये समझा पा रहे हैं कि उनके मुद्दे चुनाव में क्या होने चाहिए, उनके लोगों को किस तरह की बात करनी चाहिए, उनके पॉलिटिशियन से उनको मांगना क्या है, डिमांड क्या रखना है। निश्चित तौर पर हम लोग इंपैक्ट छोड़ पा रहे हैं। यही वजह है कि इस माहौल में हम आप सरवाइव कर पा रहे हैं, और ये समाज का जो सहयोग हम आपको मिल रहा है वो इसी का सबसे बड़ा संकेत है। एक आखिरी सवाल नीरज की, नेशनल जनमत को चलाने में जो आर्थिक कठिनाइयां हो रही है, तो लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मेरी एक आदत है कि कह नहीं पाता हूं, इसलिए मैं अक्सर जब ये बात कहता हूं तो मैं कहता हूं भाई मैं नहीं पसंद हूं, जो पसंद है उसका सहयोग करिए। और फिर से यही अपील करता हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं हो सकता है किसी को पसंद ना हो, किसी को हो सकता है नेशनल दस्तक पसंद ना हो, आपको लगता हो कि हम लोगों के कुछ अपने एजेंडे हैं, तो भाई जो आपको पसंद हो, कोई तो होगा जो आपको लग रहा हो कि ठीक काम कर रहा है, उसी को बढ़कर के सहयोग करिए। इसलिए क्योंकि आप चाहते भी हैं कि हम लोग इसी मुक्त कंठ से आवाज उठाते रहें, हम कॉर्पोरेट की मीडिया ना बने, हम किसी के गुलाम ना बने, चापलूस ना बने। तो किसी भी मीडिया को जो इसको आप पसंद करते हो, सहयोग तो करना पड़ेगा, और सहयोग नहीं करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आज जो आवाज आपको स्वतंत्र दिख रही है वो शायद कभी आगे चल करके मजबूरी में सही किसी के दबाव में हमें काम करना पड़े। एक मुझे लोग कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया, मैं मुझसे भी सवाल पूछ रहे हैं, अब तो बहुत सारे जो बड़े पत्रकार हैं वो यूट्यूब पर आ गए हैं। हाँ। और वो जनरल कैटेगरी से हैं। हाँ। क्या वो जिस तरह से अभी भी वो जाति को लेकर बहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो बीजेपी का विरोध करते हैं तो SC ST OBC माइनॉरिटी को लगता है कि वो हमारी बात कर रहे हैं। ये मीडिया लिटरेसी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, सीधी सी चीज है कि साम तुम, दाम तुम, दक्षिण तुम, बाम तुम, मतलब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि जब आप समर्थन में ढूंढें तब उनके लोग मिल जाएं, जब आप विरोध में ढूंढें उनके लोग मिल जाएं। इससे एक बहुत सुनियोजित साजिश के तहत आपके मुद्दे गायब कर दिए जाते हैं। जैसे केवल भारतीय जनता पार्टी को गाली दे करके ऐसे सांप्रदायिक और बड़े बड़े 4-5 शब्द इस्तेमाल करने के बाद जो आपके मुद्दे हैं, आपके आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, दलित पिछड़े वर्ग को जो परेशान किया जा रहा है, बैकडोर एंट्री करके उनके लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाला जा रहा है, आउटसोर्सिंग करके नौकरियों को खत्म कर दिया जा रहा है, इस तरह के मुद्दों पर चर्चा नहीं किया जाएगी। चर्चा किस मुद्दे पर की जाएगी? सांप्रदायिकता बढ़ रही है और अन्य चीजों को वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब इस तरह की चीजें कि उनके छद्म मुद्दों की काट में दूसरे छद्म मुद्दे गढ़ करके, हाँ, चाइना पाकिस्तान पर ज्यादातर बहस होलेगी, और हिंदू मुस्लिम पर भी बहस हो जाएगी, मतलब इन सारी चीजों पर कर लेंगे। लेकिन जिससे दलित और पिछड़े वर्ग को हिस्सेदारी मिलने की बात आएगी, वहां पर वो ना अपना आवाज उठाएंगे, ना अपनी कलम चलाएंगे, वहां वो पीछे ही रहेंगे। तो आपने नीरज से बातचीत सुनी, अगर आप नीरज को और आगे देखना चाहते हैं, इनके तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं, वो वीडियो भी देखना चाहते हैं जिसको लेकर दिल्ली से नोटिस आ जाता है, तो आप नेशनल जनमत पर जाइए, यूट्यूब पर चैनल है, फेसबुक पर पेज है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। नेशनल जनमत देश में लगातार तेजी से बढ़ रहा है, नीरज उसे चला रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है कि इनसे जुड़िए, और आर्थिक रूप से भी आप मदद नहीं करेंगे तो फिर काम करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है, हम लोगों ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी इतना सपोर्ट मिलेगा। शुक्रिया आप लोगों का। अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आपको पूरी बातचीत कैसी लगी और आगे हमें और क्या सुधार करने की जरूरत है। शुक्रिया नीरज, एक बार फिर से शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।